हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी रेलवेज। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ who ruled Mysore under a subsidiary alliance with the British after the defeat of Tipu Sultan at the Battle of Srirangpatnam। तो जो आपकी श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई थी उसमें टीपू सुल्तान थे, वे हार गए थे अंग्रेज़ों से। तो उसके बाद जो आपका ये मैसूर है इसके ऊपर किसने शासन किया था? तो वो किया था आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ वोडेयार डायनेस्टी ने। तो जो वोडेयार्स थे इन्होंने फिर क्या किया था, उसके ऊपर मैसूर के ऊपर शासन किया था। तो जो आपकी बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम है इसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान और ये इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे इनके बीच जब हुई थी तो टीपू सुल्तान हार गए थे और जो ब्रिटिशर्स हैं वे क्या हो गए थे, जीत गए थे। और जो आपके टीपू सुल्तान हैं ये जो इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है, और तो इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हु फाउंडेड द एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो जो आपका एंग्लो वैदिक कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ लाला हंसराज। तो अब हम देख लेते हैं जो आपका एंग्लो वैदिक कॉलेज और स्कूल है इसे हम और क्या कहते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है इसको फाउंड किया गया है 1886 में। कहाँ पे? लाहौर में, बाय द एफर्ट्स ऑफ महात्मा हंसराज। तो ये जो आपका लाला हंसराज जी ने इन्हें बनाया था, तो ये जो इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था तो किसकी मेमोरी में किया था? इन द नेम एंड मेमोरी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती लाला हंसराज इस्टेब्लिश्ड इट। तो लाला हंसराज द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय। तो जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा इन्हें स्पॉन्सर किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक। तो जो आपके रीजनल रूरल बैंक हैं इन्हें स्पॉन्सर किया जाता है बाय कमर्शियल बैंक्स, जो हो गए आपके पीएसयूज़ हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए। और जो रीजनल बैंक्स हैं ये क्या होते हैं, ये आपके लोकल लेवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। दे हैव बीन क्रिएटेड विद द व्यू टू सर्व प्राइमरीली द रूरल एरिया ऑफ इंडिया विद द बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो आपके रीजनल रूरल बैंक है, तो जैसे कि यहाँ पे नाम में ही क्या है आपका रूरल, तो ये बेसिकली कहाँ बनाए जाते हैं? आपके रूरल एरियाज़ में, ताकि वहाँ पे बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो आपने ये बताना है कि हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं किसे मापने के लिए, आपके अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापने के लिए। तो वह यूज़ किया जाता है आपका मर्क्यूरी स्केल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ब्लैक सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो आपकी ब्लैक सॉइल है, जो आपकी काली मिट्टी है, ये कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है? इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एरियाज सच एज गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु में भी मिलेगी आपको, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी आपको ये देखने को मिलती है। जो इंडियन ब्लैक सॉइल्स हैं आर कॉमनली नोन एज, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल से और रेगूर से। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि रेगूर जो है ये किसका, कौन सी सॉइल का नेम है। जो आपकी ब्लैक सॉइल है ये आपकी क्या करेगी, ये गुड है। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं हम ब्लैक सॉइल पे? कॉटन, ऑयल सीड्स, वीट, लिनसीड, मिलेट्स एंड टोबैको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940।
तो आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ पवनार इन महाराष्ट्र। तो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सेकंड पर्सन बताएं जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो आपको फर्स्ट का भी पता होना चाहिए और सेकंड का भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि जो आचार्य विनोबा भावे हैं इन्होंने और क्या क्या किया है। ही स्टार्टेड द सर्वोदय मूवमेंट विच मेंट प्रोग्रेस फॉर ऑल। और 1951 में इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? भूदान मूवमेंट, जिसमें कि ये क्या करते थे, जो ज़मीन है उसको क्या करते थे, उसका दान करते थे उन लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है। और ये इन्होंने कहाँ पे किया था? ये इन्होंने किया था पोचमपल्ली, तेलंगाना में। बात करें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें इन्होंने कहा है कि इन्हें अवार्ड दिया गया था, रमन मैग्सेसे अवार्ड, किसके लिए? फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1958 में। 1983 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न। और ये कब मिला था इन्हें? पोस्टुमसली। तो पोस्टुमस का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेथ, ठीक है। और ये इसमें याद रखना, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जो भूदान मूवमेंट है ये किसने स्टार्ट की है और ये कहाँ पे हुई है? तो ये स्टार्ट की गई थी इनके द्वारा, और कहाँ पे? पोचमपल्ली, तेलंगाना में। बस इसमें क्या करेंगे, ये इन्होंने क्या किया था? लैंड को डोनेट किया था। किनको? जो लैंडलेस पीपल थे उनको इन्होंने लैंड डोनेट करवाई थी, ठीक है। Question number 7 is the western disturbances cause winter precipitation in northwest region of India subcontinent. It originates from. तो जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं इसके कारण क्या होता है? आपकी सर्दियों में क्या विंटर प्रेसिपिटेशन, बारिश आती है कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंडिया के। तो ये जो आपकी ओरिजिनेट होती है विंटर प्रेसिपिटेशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो ये मैं आपको पहले बहुत बार करा चुकी हूँ। तो इसका ओरिजिन है कहाँ से? मेडिटेरियन सी से। क्वेश्चन नंबर 8 इज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर। तो जो आपकी तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसे कौन से ईयर में आयोजित किया गया था? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ 1932। वेल, जो आपकी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये हुई थी 1932 में। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये हुई थी आपकी नवंबर 1930 से जैन 1931 के बीच में। और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये हुई थी आपकी सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच में। तो आपको ये क्या, जो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कब हुई है, सेकंड कब हुई है एंड थर्ड कब हुई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। और जो महात्मा गांधी जी ने अटेंड करी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वे करी थी उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द फंक्शन ऑफ ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ टू। तो जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर जो मॉडरेटर डाला जाता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो उसका फंक्शन होता है आपका कंट्रोल द फ्यूजन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बात करें अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो इसे हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। किस लिए? फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और इसमें क्या हम डालते हैं? इसमें हम डालते हैं मॉडरेटर या उसमें मॉडरेटर का फंक्शन कौन प्ले करता है? आपका हैवी वाटर। और हैवी वाटर क्या होता है? आपका D2O, दैट इज़ ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और जो मॉडरेटर है ये क्या करेगा? स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स को स्लो करेगा, प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन टू सस्टेन द चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ ग्लूकोमा इज़ अ डिसीज़ ऑफ। तो जो आपकी ग्लूकोमा एक रोग है तो ये कहाँ पे होता है? तो ये है आपका आइस। तो ये रिलेटेड है आइस से। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय। राज्य द्वारा सीधे भुगतान की जाने वाली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 इज बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो जो आपका बैंक रेट है ये एक तरह का क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें क्या होगा, तो वेल इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक हैव टू पे टू आरबीआई। तो क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं इसमें ये क्या करेंगे, पे करेंगे आरबीआई को इफ़ दे बोरो मनी फ्रॉम इट इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिजर्व्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बैंक रेट है ये एक तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कौन ऑफर करता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब कि जैसे कि आपका आरबीआई, और किसे देगा ये, कमर्शियल बैंक्स को। तो कमर्शियल बैंक्स कैसे हो गए, जैसे आपका एसबीआई हो गया और जो आपके बैंक्स हैं बाकी वो कमर्शियल बैंक्स आएंगे। और अगर पेपर में पूछा जाए लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है इंडिया का, तो वे है आपका एसबीआई। एसबीआई का जो आपका पहला नाम था इसे जाना जाता था इंपीरियल बैंक के नाम से, ठीक है। और ये इसका आंसर क्या रहेगा फिर, तो इसमें रहेगा एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई। तो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन सी। Question number 13 is the best example of capital intensive industry in India is। तो आपने क्या बताना है कि जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसकी बेस्ट एग्जाम्पल बतानी है। तो इसका आंसर रहेगा आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दैट इज़ ऑप्शन बी। वेल जो आपकी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड। तो इसमें आपको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इन द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री proportion of capital involved is much higher than the proportion of labor। तो जो आपकी कैपिटल है उसका proportion ज़्यादा होता है comparatively to labor। This is because the industrial structure and industry type require high value investment in capital asset। तो इसके बेसिस के ऊपर जो आपकी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बनती है वे बनती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Question number 14 is economic reform measures in India was formally introduced in। तो भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से पेश किया गया था। तो कब किया गया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका जुलाई 1991। तो इस टाइम पे जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वे थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और इसको हमने टर्म किया था एज ए लिबरलाइजेशन बाय द मीडिया, ठीक है। तो मीडिया के द्वारा इसे टर्म किया गया था लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नोट। तो ये किसके पास राइट है डिसाइड करने का कि कोई बिल वह मनी बिल है या नहीं है। तो ये मैं आपको पॉलिटी में बहुत बार करा चुकी हूँ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इस टाइम पे आपके स्पीकर कौन है, ओम बिरला। वेल अगर हम बात करें मनी बिल की तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, आपका 110 में। मनी बिल रेफर्स टू अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा विच जनरली कवर्स। तो ये क्या क्या कवर करेगा मनी बिल, आपका इश्यूज ऑफ रिसीट एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी सच एज टैक्स लॉज, लॉ गवर्निंग बोरोइंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और लोकसभा स्पीकर हैं वह सर्टिफाई करेंगे कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल कौन सी है, तो वे है आपकी एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की और कौन सी है, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 17 इज द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड। किसी प्रजाति की आबादी की प्रचुरता उसके आवास के भीतर कहलाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल निशियर डेंसिटी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। तो निम्नलिखित में से कौन बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य आयोजक था। तो कौन था वे, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज कुंवर सिंह। वेल अगर हम बात करें 1857 के रिवोल्ट की तो बिहार में जो इसके लीडर थे वे थे आपके कुंवर सिंह।
और इनको किन्होंने असिस्ट किया था, असिस्ट मतलब हेल्प किसने की थी इनकी, बाय बोथ हिज ब्रदर्स, कौन कौन, अमर सिंह एंड हिज कमांडर इन चीफ हरे कृष्ण सिंह। Question number 19 is privilege motion can be raised against a minister when he, तो जो privilege motion है जब किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट इसे उठाया जाता है तो वह इसे क्यों उठाया जाता है, तो इसे उठाया जाता है जब कोई मिनिस्टर क्या करे, अवॉइड करे, क्या इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज विदहोल्ड फैक्ट्स ऑफ अ केस और गिव्स अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ फैक्ट, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का विकृत रूप देता है। तो जब कोई मिनिस्टर किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तो उस टाइम पे उसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन है वो रेज की जा सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना, तो मैक्सिमम एज क्या है जिसमें अटल पेंशन योजना को ज्वाइन किया जा सकता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज 40 ईयर्स। द एज लिमिट फॉर ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना इज 18 to 40 ईयर्स, मीनिंग दोज एज्ड 18 ईयर्स और अबव बट बिलो 40 ईयर्स कैन ज्वाइन दिस पेंशन स्कीम। तो क्या जो 18 ईयर्स या उससे अबव हो या फिर 40 ईयर्स और उससे बिलो हो वे लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉज, तो यंग इंडिया और हरिजन के एडिटर कौन थे, तो वे थे आपके ऑप्शन सी, दैट इज महात्मा गांधी। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की तो इन्होंने और कौन कौन सी लिखी हैं, इंडियन ओपिनियन इनका था, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। बात करें अगर गोपाल कृष्ण गोखले की तो इनकी थी सुधारक एंड नेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी नेशनल हेराल्ड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से किससे एसोसिएटेड, फॉरवर्ड से। अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की तो यह पॉलिटिकल गुरु थे किसके, गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इज द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, तो जो आपके राज्यसभा के सदस्य हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम बात करें आपकी, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इट ऑल्सो हैज़ 12 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो 12 लोग हैं जिन्हें की नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और जो आपके राज्यसभा के मेंबर हैं उन्हें क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 इज मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग, तो जो आपका मायोपिया है इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसे ठीक किया जाता है कनकेव लेंस से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मायोपिया इट इज़ अ कॉमन डिफेक्ट फाउंड इन द आइज in which the person can see the near object clearly but unable to see the far object। तो इसमें क्या है कि मायोपिया में क्या होता है कि एक इंसान पास की चीज़ें तो क्लियरली देख सकता है लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं उसे वह क्लियरली देख नहीं सकता। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, मायोपिया इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, तो नियर साइटेडनेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको दूर की चीज़ें क्लियर दिखेंगी लेकिन जो पास की चीज़ें हैं वह आपको क्लियर नहीं दिखती। और इसको ठीक करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस का। मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे फिर, कनकेव लेंस, तो इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 इज इन विच ईयर वॉज द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास, तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की बात हमने लास्ट सेशन में भी की थी, तो ये कौन से ईयर में पास किया गया है, तो 1878 में। और इस टाइम पे ये देखिए, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज इनैक्टेड एंड पास्ड बाय, किसके द्वारा पास किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था ना इसे और किस एक्ट के नाम से जानते हैं, गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 इज ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन असम टू ग्रो,
तो अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम के किसानों को किस चीज़ के लिए कहते थे कि क्या चीज़ ग्रो करें वह अपने फसलों में, तो वह चाहते थे किसको ग्रो करें, टी को। क्वेश्चन नंबर 26 इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का, जिसमें प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, तो ये प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है कहाँ से, यूएसए से। इसे आप याद रखना 60 और 61, ठीक है। तो 60 में क्या लिखा है, प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में, और 1 ये 1 से बन जाएगा आपका आई, और इसमें क्या लिखा है आपकी इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो वे हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बलबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 28 इज द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल एसेंट ऑन। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही सहमति प्राप्त कब हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज जुलाई 18, 1947 को। और जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें लिखा है रिसीव द रॉयल एसेंट एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 18 जुलाई 1947। फिर इस एक्ट को पुट इनटू द एक्शन द माउंटबेटन प्लान फॉर द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिर आया था आपका माउंटबेटन प्लान, जिसे कि हम क्या कहते हैं, 3 जून प्लान। तो इसमें क्या था, इसमें इन्होंने सारा बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान को क्या करेंगे, 2 इंडिपेंडेंट नेशंस में इन्हें बाइफरकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपने यह बताना है कि इनमें से कौन से भारत के संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज एग्रीकल्चर। वेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास कौन सी लिस्ट है, एक यूनियन है, एक स्टेट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये जो तीनों लिस्ट हैं ये कौन से आपके स्केड्यूल में है। तो आपके 12 स्केड्यूल्स हैं ना, तो इसमें आप ये बताओगे कि जो ये लिस्ट आती है ये कौन से स्केड्यूल में आती है। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज नोन एज एर्गो कैल्सीफेरोल। तो इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे कि एर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, तो वे है आपका विटामिन D2। तो वेल, विटामिन ए की बात करें तो ये क्या करेगा, कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन सी क्या करता है, हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। तो ये जो आपको डिजीज़ होती हैं उनके साथ लड़ने की जो आपको शक्ति मिलती है वे मिलती है विटामिन सी से। और जो आपका विटामिन डी है ये करता है हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। क्वेश्चन नंबर 31 इज इंडियन पीनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन। तो जो आपका आईपीसी इंडियन पीनल कोड है ये आया था आपका 1960 में, लेकिन ये जो ऑपरेशन में आया था तो वे आया था 1860 में, और जो ये ऑपरेशन में आया था तो वे आया था 1862 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 इज द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाय हुम इन 1942। तो इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी आपकी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये एवरेज डिस्टेंस है किसके बीच का, अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 34 इज व्हाट इज द नैरो स्ट्रिप विच कनेक्ट 2 वाटर बॉडीज और सी और ओशन। तो इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सी ऐसी आपकी नैरो स्ट्रिप है जो कनेक्ट करती है 2 वाटर बॉडीज़ को, सीज को और ओशंस को। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। वेल, जो आपका अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशंस इज कॉल्ड स्ट्रेट। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, पाल्क स्ट्रेट, तो हमने ये पढ़ी है ना स्ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 35 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। तो आपने क्या बताना है कि इनमें से कौन भारत में एक फ्रांसीसी समझौता नहीं था। तो इनमें से कौन सा नहीं था, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज गोवा।
तो जो गोवा है ये क्या था, गोवा इज अ फॉर्मर पोर्तुगीज कॉलोनी। द पोर्तुगीज ओवरसीज टेरिटरी ऑफ पोर्तुगीज इंडिया एक्सिस्टेड फॉर अबाउट 450 ईयर्स until it was annexed by India in 1961। तो गोवा को इंडिया ने कब एनेक्स किया है, 1961 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 इज विच प्लांट सेल ऑर्गेनेल इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो कौन सी है वे, तो वे है आपके राइबोसोम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 इज द भोपाल गैस डिजास्टर अकर्ड इन। तो जो भोपाल गैस जो आपका ट्रेजेडी हुई थी ये कौन से ईयर में हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1984 में। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 में एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट इन भोपाल मध्य प्रदेश। इसमें क्या हुआ था, आपकी गैस लीक हुई थी, कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है गैस का नाम, तो वे है आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसे आप याद रखना। ठीक है। Question number 38 is how many members are nominated in the Legislative Council of उत्तर प्रदेश by the state governor। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्य के राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को क्या नॉमिनेट किया जाता है। तो गवर्नर के द्वारा कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, तो वे किया जाता है 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स। वेल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे स्टेट में कितनी स्टेट्स हैं जहां पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। बात करें अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो इसमें क्या होता है, 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज सच एज म्यूनसिपैलिटीज, ग्राम सभाज, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। फिर उसके बाद 1/3 इलेक्ट करते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है। 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट टीचर्स। 1/12 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। और 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम पर्सन्स हैविंग द नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिन्हें की नॉलेज हो या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जैसे कि किसमें, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में और सोशल सर्विस में उनका पार्टिसिपेशन रहा हो। तो उन्हें कौन 1/6 जो लोग होते हैं फिर उन्हें नॉमिनेट किया जाता है, किनके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। Question number 39 is under whose governor generalship the railways were introduced in India। तो किसके गवर्नर जनरलशिप के तहत भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी, तो वे की गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लॉर्ड डलहौजी was the British Governor General who introduced railways in India। He served as Governor General of India from 1848 to 1856। तो इनका कार्यकाल रहा है 1848 से 1856 तक। इन्हें क्या कहा जाता था, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। पैसेंजर ट्रेन इन रेलवेज, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, यूनिफॉर्म पोस्टेज इन इंडिया, ये सब किनके द्वारा किया गया है, तो यह सब इंट्रोड्यूस किया गया है आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और गवर्नर जनरल नोन, और इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाय डलहौजी। ही इज द गवर्नर जनरल हु अपॉइंटेड वुड्स एजुकेशन कमीशन। Question number 40 is who among the following started the newspaper Indian Opinion। तो इनमें से किसने समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज महात्मा गांधी। तो जो आपका इंडियन ओपिनियन है इनको किसने एस्टैब्लिश किया था, आपके महात्मा गांधी जी ने। तो ये हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक